अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन आबिद है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। होप फॉर लाइफ के इस प्रोग्राम में, जिसमें हमारे पास एक पैनल की सूरत में हमारे पास बहुत ही काबिल जो है वो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये ज़रूर बताऊँ कि होप फॉर लाइफ एक इनिशिएटिव है लॉ स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर एहतमाम एक स्कूल है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम एंजाइटी को डिस्कस करेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। डीपर लेवल के ऊपर जाकर ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी क्या होती है, कैसे होती है। मेरे साथ को होस्ट करिए मिस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फातिमा ताहिर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस शो में मैं आपके पास एज अ मॉडरेटर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मिस अफशी याया को, उनको वेलकम कहूँगा कि वो हमारे पैनल में इस वक्त मौजूद हैं। मिस अफशी याया जो हैं वो एक पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, 12 साल का क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपने टीच किया, रिसर्च सुपरवाइज किया, थीसिस को सुपरवाइज किया आपने बीएस लेवल पे, एमएस लेवल पे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हुए, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और करंटली आप इस वक्त एफसी यूनिवर्सिटी में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। मैं आपको बिल्कुल वेलकम कहूँगा और आपसे वेलकम के बाद पहला सवाल करूँगा। मिस अफशी, आप ये बताइए कि एंजाइटी क्या होती है और इसके रिलेटेड कोई आप बताना चाहें कि हेल्दी एंजाइटी में या डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, किस तरह एंजाइटी को डिफरेंशिएट किया जाता है? कल जब रिपोर्ट करते हैं कि एंजाइटी उन्हें होती है, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बेचैनी है, बेचैनी है, इस तरह भी कैफियत है, एक ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। और कुछ जिस्मानी अलामात हैं एंजाइटी की, जिसमें दिल तेज-तेज धड़कना, हार्ट पैल्पिटेशन है, ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में दुश्वारी, या हाइपर वेंटिलेशन है, डिजीनेस है, नौजिया कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को वर्टाइगो के सिम्टम्स आने लग जाती हैं। एक सवाल आपने जो किया कि डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या है? अच्छा, डिप्रेशन जो है दैट इज़ बेसिकली अ मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक मूड स्टेट है। अगर आम फ़हम ज़बान में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो डिप्रेशन उदासी है, एंजाइटी बेचैनी है। डिप्रेशन एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपको लोग ये कहेंगे कि उनका तबीयत में उदासी है, मिजाज में मायूसी है, लो फील करते हैं वो। एंजाइटी में पीपल टेंड टू बी ऑन एज, पीपल टेंड टू बी वेरी रेस्टलेस, और उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या कोई बहुत बुरा होने वाला है, कोई फियर है, एक नामालूम सा फियर है, नामालूम सा खौफ है, और एक अगेन इस तरह भी कैफियत है। हेल्दी एंजाइटी बेसिकली एंजाइटी इमोशन है, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है और नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। अब देखिए, हमने जब भी कोई गोल अचीव करना होता है या हमने लाइफ में कोई भी काम करना है, कोई डेडलाइन अचीव करनी है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई एग्ज़ाम है, या और कोई हमारी प्रोफेशनल डेडलाइन है, हमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, एक सर्टन अमाउंट ऑफ, एक ख़ास हद तक हमें हेल्दी एंजाइटी होनी चाहिए। तो हम उस काम को परस्यू करेंगे, हम उस गोल को परस्यू करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम जॉब इंटरव्यू के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, या जो भी हमारा कोई गोल है उसको अचीव करने के लिए हम एफर्ट्स पुट करेंगे। एंजाइटी, हेल्दी एंजाइटी जिसको हम कंसर्न कहते हैं, जो कि कंसर्न हम इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंसर्न इज़ हेल्दी काउंटर पार्ट ऑफ एंजाइटी। नाउ कंसर्न प्रोवाइड्स अस द बेसिक पुश टू अचीव सम गोल, लेकिन एंजाइटी जो है वो अनहेल्दी है जब एक चीज़ के बारे में हम इतने ज़्यादा बेचैन परेशान हो जाएंगे और उसके बारे में इतना एक्सेसिवली वरी करना शुरू कर देंगे, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होगी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इम्तिहान है और उसके लिए तैयारी एक स्टूडेंट करता है और उसमें परफॉर्म करता है, ओके फाइन, ये कंसर्न है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तैयारी नहीं कर पाता, रात को सो नहीं पाता, इम्तिहान से पहले उसको एंजाइटी की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है, या बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट करते हैं जी उल्टियाँ लग जाती हैं उन्हें इम्तिहान से पहले, स्टमक अपसेट हो जाता है, कोई और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाती हैं, तो दैट मेक्स इट अनहेल्दी। तो कंसर्न का वर्ड हम यूज़ करेंगे हेल्दी एंजाइटी के लिए। कंसर्न इज़ हेल्दी काउंटर पार्ट ऑफ एंजाइटी, वाइल एंजाइटी इज़ एंजाइटी जो कि अनहेल्दी है, जो कि हमारी फंक्शनिंग को, नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट एंजाइटी फ्रॉम डिप्रेशन एंड हेल्दी एंजाइटी फ्रॉम अनहेल्दी एंजाइटी। थैंक यू वेरी मच मिस अफशिया। जी फातिमा। आज हमारे साथ यहाँ पर मिस हिना राना मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ।
मिस हिना राणा एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका 8 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग का और क्लिनिकल प्रैक्टिस का। आप गार्जियन यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अपनी टीचिंग की खिदमात अंजाम दे रही हैं। आपने बहुत से क्लिनिकल प्लेसमेंट्स और थीसिस को सुपरवाइज किया है। वेलकम मिस हिना। थैंक यू सो मच। मिस हिना, मेरा आपसे आज जो सवाल है एंजाइटी रिलेटेड वो ये है कि सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो फिजिकल सिम्टम्स जो कि शॉर्टली मिस अफशी याह्या ने बताए हैं उनको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और उसके साथ आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को भी रिलेट कर सकें, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दोनों अपीयर होते हैं और किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से जॉट डाउन करूँगी, क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो 2-3 वर्ड्स उन्होंने होते हैं कि जो थोड़े से एजुकेटेड हैं वो तो कहेंगे जी हमें एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन लेमैन टर्म में वो ये कहेंगे जी हमारा दिल डूबा जा रहा है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, कानों में साई-साई की आवाज़ें आती हैं, हमारी जो टाँगें हैं वो नम, हमें कोई सेंसेशन फील नहीं होती। तो ये वो टिपिकल फीचर्स हैं एंग्जाइटी के, जिसे हम कहेंगे कि जी हमारे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। कि समटाइम वो कहेंगे कि हमें सांस उखड़ता है, सांस आता ही नहीं है, ऐसा लगता है गले में कुछ फंस गया है। और साथ में ये कहेंगे कि जी हमें जो है हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग, पसीना बहुत आने लग जाता है और ऐसे लगता है अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में होती हैं, ये डिप्रेशन में नहीं होती। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप लो मूड फील करते हो, जैसे मिस अफशी ने कहा कि मूड डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर की साइड पे जाता है, लेकिन वो अलग उसकी मैनिफेस्टेशन समटाइम हो जाती है। डिप्रेशन में आप अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो आप कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एंग्जाइटी में कभी ऐसा नहीं होता, वो आपकी फिजिकल जो सिम्टम्स हैं उसमें ज़्यादा आएगा। तो ये तो एक टिपिकल उन्होंने भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, मैंने भी उर्दू में डिफ्रेंशिएट कर दिया। साथ अगर हम जब इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की साइड पे आते हैं, वहाँ पर थॉट पैटर्न चेंज होता है। डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। एंग्जाइटी में ऐसा नहीं होगा। एंग्जाइटी में ऐसा होगा कि कुछ हो जाएगा मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ कुछ हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन आती है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये जो है ना खदशात, ये वाली उसमें कॉग्निशंस डेवलप हो जाती हैं। तो दैट इज द मेरा ख्याल में छोटे व्यू में हम ये कह सकते हैं। और इसी लिहाज से हमारे अगर हम चलते हैं, और ये एक साइकिल की फॉर्म में चलता है। समटाइम जब आपके पास क्लाइंट आता है और वो ये कहता है मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, और उस वजह से वो अपने काफ़ी काम छोड़ देता है। ठीक है, अपनी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो काम फुलफिल नहीं कर पाता तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस का मतलब है मैंने ये काम फुलफिल नहीं किया, तो वो एक साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाइटी आई, टेंशन हुई कि मैं कर नहीं सका, काम नहीं किया, तो वो डिप्रेस हो गया, मुझसे हुआ नहीं, तो आई एम अ वर्थलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि एंजाइटी के अंदर जो है वो बंदा उसको जो सिम्टम्स शो होते हैं और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो शो होते हैं उसके अंदर उसकी हार्ट पल्पिटेशन, उसका हार्ट तेज पंप करना शुरू हो जाता है, उसको ऐसे फील होता है जैसे मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, उसको स्वेटिंग होती है, उसको घबराहट होती है, परेशानी होती है, कभी कभी उसको जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। अक्सर लोग जो हैं वो इमरजेंसी की हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाते हैं और अपनी ईसीजी करवाते हैं और उनको ऐसे लगता है जैसे उनको हार्ट अटैक होने वाला है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, ये क्या होता है, ये कौन सी फीलिंग होती है, और फिर वहां पे जाकर उनको पता चलता है कि ये तो उनको हार्ट का डिजीज प्रॉब्लम नहीं है? ये हर जो एंजाइटी की मैनिफेस्टेशन जिसको भी आ रही होती है, हर कोई इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाता। बहुत कम पॉपुलेशन है जो इस एक्सट्रीम पे जाती है कि वो फौरन से रश करेगी डॉक्टर के पास। और अगर आप उन लोगों को देखते हो, हिस्ट्री उनकी जब आप चेक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेंसिटिविटी उनकी बहुत हाई होती है कि फौरन से हेल्थ एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं कि हमें कुछ होना जाए, हमें कुछ होना जाए, और फौरन से डॉक्टर के पास भी जाते हैं और मेडिकेशन के लिए भी चले जाते हैं वहाँ पर। और ये नहीं होगा कि वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो मल्टीपल टाइम्स जाएंगे। और वो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि एक दिन गए, द वेरी नेक्स्ट डे अगेन चले गए, और डॉक्टर कहता है जी आपका सब डॉक्टर के पार्ट पे भी कि नहीं जी इनको समझ नहीं आई होगी। वो इतनी ज़्यादा हाइटेंड सिचुएशन होती है कि वो कि उन्हें लगता है। लेकिन जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो उनके अंदर उनको हम सेपरेट करके बताते हैं कि जी हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और जो साइकोलॉजिकल जिसे हम पैनिक अटैक कहेंगे या एंजाइटी के जब अटैक्स आते हैं उनके जो आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो वो इनको एक्सप्लेन करना में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिनको ये बात समझ आ जाती है कि हाँ जी ये तो सिंपल हमारी हेल्थ के सिंपल साइकोलॉजिकल इशू है, वो इजीली रिकवर भी कर जाते हैं। लेकिन ये वो वाले ही लोग होते हैं जिनको पीछे से भी सेंसिटिविटी इश्यूज आ रहे होते हैं और एंजाइटी प्रोन होते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस अफशी आयशा, जैसे कि मिस हिना राना ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। हसन के इस सवाल से ये पता चलता है कि लोगों में साइकोलॉजिकल अनअवेयरनेस होने की वजह से वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास और वो ये समझते हैं कि हमें कोई कार्डियक अरेस्ट था ये, या कुछ और जो कि हमारे दिल से जुड़ा हुआ मर्ज़ था ये। तो हम चूँकि खुद साइकोलॉजी का इल्म रखते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक पूरा साइकिल है एंग्जायटी का, जो कि बद से बदतरीन होता चला जाता है। मैं चाहती हूँ मिस जी मिस कैसे अफशी स्टार्ट होता है और इसकी बर्थ सिचुएशन क्या होती है? फातिमा, बिफोर आई मूव टू विशियस साइकिल, जो एक साइकिल है एंजाइटी का, एक चीज़ जो जब मैडम हिना बात कर रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया डिप्रेशन और एंजाइटी का डिफरेंस। थॉट्स की जब वो बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था, डिफ्रेंशिएट थॉट्स पे। हमेशा डिप्रेशन वाला जो इंसान है माजी के बारे में सोचेगा, जैसे मैडम ने कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता और इस तरह वाली चीज़ें, माजी के बारे में उसके कंसर्न्स होंगे। एक्सेसिव वरी दोनों में होगी, एक्सेसिव थिंकिंग दोनों में होगी। एंजाइटी वाला हमेशा मुस्तकबिल के बारे में, खदशात का वर्ड मैडम ने यूज़ किया, खदशात का शिकार होगा। तो हम इस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिप्रेशन वालों की जो थिंकिंग है वो पास्ट ओरिएंटेड है और एंजाइटी वालों की फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये ना हो जाए कहीं कहीं वो ना हो जाए। अच्छा, अब आते हैं एंजाइटी का जो विशियस साइकिल है उसकी तरफ। बेसिकली एंजाइटी के विशियस साइकिल में हम कंबाइन कर सकते हैं एंजाइटी की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। इसको इस तरह से हम समझेंगे कि समथिंग हैपन्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई एक स्ट्रेसर आया है, जैसे आजकल कोविड-19 का बड़ा एक वो चल रहा है, उसके रेफरेंस में अगर मैं एंजाइटी के विशियस साइकिल को एक्सप्लेन कर सकूं, तो टीवी पे एक इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी एंजाइटी प्रोन है, वो न्यूज़ सुन रहा है। उसने न्यूज़ में सुन लिया जी इतने डायग्नोज हो गए, इतने पास्ट अवे, इतने क्रिटिकल हैं, एंड द पर्सन स्टार्टेड हैविंग सम एंजाइटी रिलेटेड थॉट्स। उसको कुछ कहीं मुझे भी जी मैं बाहर जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, बाहर मेरे चक्कर लगते हैं, तो मुझे भी कहीं कोविड-19 ना हो जाए। अब ये एक थॉट ट्रिगर करती है आपकी फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। जैसे इस एक थॉट की वजह से थोड़ा ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई, थोड़ा सांस उखड़ना शुरू हो गया, थोड़ा लगा जैसे चेस्ट पे कोई बोझ है। अच्छा, अब ये थॉट आई, उसके बाद एक फिजिकल सिम्टम आई जो कि बिल्कुल माइनर है। उसके बाद अब वो जो थॉट है वो एग्जैजरेट हो गई, हमने उस थॉट को कैटास्ट्रोफाइज करना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, यस आई एम हैविंग सम कोविड-19 सिम्टम्स, मुझे लगता है मुझे कोरोना की कोई सिम्टम है, एंड आई एम बिकमिंग अ पेशेंट, और अब पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे साथ होगा एंड ऑल। अच्छा, अब वो जो थॉट है उसने उन सिम्टम्स को मज़ीद इंक्रीज़ किया और सिम्टम्स को मज़ीद इंक्रीज़ किया, मज़ीद ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई। उसके बाद फिर एक कैटास्ट्रोफाइजिंग वाली थॉट्स शुरू हो गई कि ये तो मुझे है ही कोरोना, ये तो बस इतने मरीज़ों को हो रहा है और पता नहीं अब क्या होगा, मैं मर ना जाऊँ, मुझे मेरी फैमिली को ना लग जाए। अब वो एक पूरा विशियस साइकिल है, एक पूरा चक्कर है। सिम्टम है, उसकी कैटास्ट्रोफाइजेशन है, फिर सिम्टम है, मतलब अब दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। आपका जो साइकोलॉजिकल आपकी थॉट्स हैं वो आपकी फिजिकल कंडीशन को इफेक्ट कर रही हैं और फिजिकल कंडीशन मज़ीद थॉट्स को जनरेट कर रही हैं। वो जो मज़ीद थॉट्स आ रही हैं वो फिजिकल कंडीशन को मज़ीद डिटीरियोरेट कर रही हैं और फिर मज़ीद थॉट्स जनरेट हो रही हैं। सो ये एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर जिसको हम कहते हैं, या विशियस साइकिल, उसमें जो पेशेंट है वो फंसा रहता है। पेशेंट हम ना भी कहें, इंडिविजुअल हु आर हाई ऑन एंजाइटी, या जिन लोगों को ज़्यादा एंजाइटी होती है, उसमें फंस जाते हैं। फिजिकल सिम्टम, थॉट्स, कैटास्ट्रोफाइजिंग, फिजिकल सिम्टम्स, कैटास्ट्रोफाइजिंग, और बस वो उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। So अच्छा, ये बताइए मिस अफशी की जो आपने विशियस साइकिल एक्सप्लेन किया है बड़ा बेहतरीन तरीके से, आपने बताया कि कैसे एक डिस्टर्बिंग थॉट जो है वो फिजिकल सिम्टम को शो करती है एक इंसान के ऊपर, और फिर वो फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो नई थॉट जनरेट करते हैं जो कि अगेन डिस्टर्बिंग थॉट होती है, फिर वो दोबारा से नए सिम्टम्स लेकर आता है। इस पूरे विशियस साइकिल के अंदर जब एक इंसान जो है वो एंजाइटी के अंदर फंस जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि वो एक घर में रह रहा है, एक माशरे में रह रहा है,
उसके साथ और भी लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे भी अफेक्ट हो रहे हैं लोग, वो खुद भी अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे डायग्नोज करेगा, कैसे उसको पता चलेगा कि मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि एक इंसान तो प्रॉब्लम में है और उसके साथ तो एंजाइटी, क्योंकि आपने बताया कि एंजाइटी फ्यूचर से रिलेटेड है और इसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि वो क्यों फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। शायद उसकी जॉब नहीं है या उसकी स्टडीज़ में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है या ज़िंदगी के अंदर कोई भी मसले मसाइल है। तो कैसे उसे अंदाज़ा होगा कि अब मुझे एंजाइटी की वजह से ही हो रहा है? क्योंकि वरी करना तो एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है, वरी तो हर इंसान करता है, लेकिन वो वरी एंजाइटी में कब कन्वर्ट हो जाती है और कब वो इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि इंसान बिल्कुल ही जो है वो प्रॉब्लम में चला जाता है, बहुत डीप प्रॉब्लम में? उसके बारे में बताइए। अच्छा, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन हसन। अच्छा, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि देयर इज अ डिफरेंस इन हेल्दी एंजाइटी एंड अनहेल्दी एंजाइटी। जी अच्छा, बेसिकली एंजाइटी अनहेल्दी कब बनती है, या वो वाला टाइम जब हमें लगता है कि अब एंजाइटी गड़बड़ कर रही है लाइफ में, वो गड़बड़ नज़र आना शुरू हो जाती है। डिसफंक्शन एक टर्म है। जी जब डिसफंक्शन आने लग जाता है, देखिए अब जैसे कोई सिचुएशन है, हम सब इस सोसाइटी में रहते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर कोई हस्बे तौफीक उन प्रॉब्लम्स पे ब्रूड करता है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में वरीड होता है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में एंजाइटी लेता है। लेकिन वी कीप गोइंग, एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे कीप गोइंग, वो चलते रहते हैं, वो उस एंजाइटी के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि आपकी सोचिंग या आपकी जिस्मानी इल्ज़ामात अब आपके काम के बीच में, आपकी नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग के बीच में डिसफंक्शन ला रही हैं, रुकावट पैदा कर रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपका लोगों से मिलना-जुलना कम हो रहा है, आपके काम की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि इट्स टाइम टू चेक ऑन योर एंजाइटी और उसको देखें, खुद मैनेज करें। कुछ देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट अगर कर सकते हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यू नीड हेल्प, सो डू सीक हेल्प। बट डिसफंक्शन का समटाइम्स होता है, पीपल आर डूइंग वेल, डिसफंक्शन नहीं है, लेकिन इंटरनली दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर फाइटिंग। वो रोज सुबह उठ के एक पूरी स्ट्रगल है जो उन्होंने करनी है अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू रखने के लिए। सो वो हर किसी को एक, मुझे लगता है, एक अपने पैरामीटर्स का पता है कि ओके, नाउ दिस इज द लिमिट, सो अब आई नीड हेल्प, या अब मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, या मुझे इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। सो लेकिन एक बड़ा पैरामीटर इसका जो है वो डिसफंक्शन है। जब डिसफंक्शन आने लगे हमारी डेली लाइफ रूटीन में, जो एंजाइटी है वो हिंडर करने लगे, तो दैट मीन्स इट्स टाइम टू टेक हेल्प। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मिस अफशी, थैंक यू सो मच। वैसे ना मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसकी एंजाइटी की मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे व्यूवर्स में बहुत सारे एडोलेसेंट्स और टीनेजर शामिल हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप उनको एड्रेस करें कि अगर उनको एंजाइटी में से कोई भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या तो इस प्रोग्राम को सुनने के बाद उनको ये अवेयरनेस आई है कि ये सिम्टम्स जो हैं ये हमारे एक्चुअली एंजाइटी की वजह से थे, तो आप यहाँ पर क्या रिकमेंड करती हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए? बिल्कुल फातिमा, अगर मैं यूथ को देखती हूँ या किसी बड़े को भी, तो सबसे पहले ये है कि एंग्जाइटी तभी आती है जब आप रेस्टलेस होते हो, आपकी डिमांड बढ़ जाती है कि फ़ौरन मेरे काम पूरे हो जाने चाहिए। वही आपको थोड़ा सा एंशियस बनाएगा ना, कि फ़ौरन काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप 2 से 3 मिनट का डिले डाल दें। आपको कोई भी थॉट आ रही है, जस्ट डिले इट फॉर 5 मिनट तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं। अदरवाइज 2 से 3 मिनट में वो जो आपका इंटरनल सारा सिस्टम चल रहा होता है, फ़ौरन से अराउजल आती है, फ़ौरन से दिल चाहता है कुछ कर लें, हो जाए, वो वाली सिचुएशन को हम काम डाउन करने के लिए जस्ट आप 2 से 3 मिनट बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। मुश्किल काम है, लेकिन ये 3 मिनट का काम में आपकी सारी थॉट्स भी चैनलाइज हो जाती हैं, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और आपको समझ आ जाती है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सबसे बड़ी बात यही है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर आपको कोई इसी तरह से आ रही है, यूथ के केस में, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब इस तरह से हुई है कि उनको बाहर जाना होता था और घर में कम रहते थे, तो घर में उस वक्त रहते हुए वो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं। ज़्यादातर उनका
जो टाइम है तो वहीं पर बैठ के अपने एक्सरसाइज किस तरह से कर सकते हो कि घर में कोई ऐसी एक्टिविटी अपने लिए निकाल लें जिसमें आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो यूटिलाइज होती रहे और उसका आपका रूटीन भी मैनेज होती रहे। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कि फिजिकल जो हमारे टास्क थे वो खत्म हो गए हैं और इसी वजह से वो एंजाइटी की और एंगर की सिचुएशन बनती जा रही है। ये मेरा उनके लिए सजेशन है। अच्छा, मेरा मैं सिना आपसे एक क्वेश्चन है इसी बारे में कि एडोलेसेंस और मिस सिना इस वक्त ऑफलाइन हो गई हैं। अच्छा, मैं सबशी आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि एडोलेसेंस हमारे जितने भी हैं, टीनेजर्स जितने भी हैं, आपने ये देखा होगा कि ये जो आजकल का दौर इस वक्त चल रहा है और कोविड-19 को ही अगर हम ले लेते हैं, ये हमारी सेंचुरी में पहला एक इतना बड़ा पेंडेमिक है। इसको हमारी जो टीन एज है, यूथ है, वो पहली दफ़ा देख रही है और ये यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज टू है बाहर घूमने फिरने की, डेली बेसिस के ऊपर बिजी रहने की। इनकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इवन स्कूल भी आपको पता है कि आजकल के जो स्कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को बिजी रखता है और उनको आदत पड़ गई है सोशल नेटवर्किंग की वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो सिंस 3 months दे आर हाउस बाउंड, होम बाउंड है। अब वो घर में बंद हैं, उनको एक अननोन एंजाइटी, अननोन फियर है इस तरह का कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं पेरेंट्स को कि वो इस तरह के बच्चों को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह हैंडल करें? बिल्कुल, इसमें यहाँ पर क्योंकि आजकल केसेस पेरेंट्स के भी बहुत से कंसर्न हो गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के ये भी कंसर्न है कि कुछ पेरेंट्स ने अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ कभी उतनी डिस्कशन नहीं की और कुछ लोगों ने, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्टेटस इतना वास्ट है कि पेरेंट्स जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे होते हैं लेकिन बच्चों को ये शो नहीं होने देते कि वो कितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। अब चूंकि सारा सिस्टम हो गया ऑनलाइन, जो क्लास एलीट है या जो अफोर्डिंग क्लास है वो तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन उनकी क्लासेस भी बच्चों की चल रही हैं ऑनलाइन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की जॉब चली गई है ड्यू टू दैट सर्कमस्टांसेस और वहाँ पर अब वो बच्चों को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि जी हम इंटरनेट कैसे क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे, या गैजेट जो उनके पास हैं, हर बच्चे के पास अभी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अगर आप देख लो तो उन बच्चों में से हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों के पास ज़्यादातर के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो पेरेंट्स की पार्ट पर भी प्रॉब्लम आ गई है कि वो अपने बच्चों को मैनेज कैसे करें, उनको एक्सप्लेनेशन कैसे दें। और उन पेरेंट्स में भी ये चीज़ आ गई है कि पता नहीं कब तक ये ऐसे सिनेरियो चलेगा। तो रादर देन कि कब तक, इसमें हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पार्ट पे भी या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई टीवी तो मेरे ख्याल में है ही, जैसे वर्चुअल सिस्टम से ऑनलाइन चल रहा था टीवी पे प्रोग्राम्स, इसी तरह से अगर टीवी तो हर किसी के पास है, वो अगर यूज़ कर दिया जाए स्ट्रैटेजीज तो मेरे ख्याल में काफ़ी कम हो सकती है जी। और पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए ये है कि अब घर में रह के कैसे मैनेज करना है। घर में हम मॉरल वैल्यूज़ पे जा सकते हैं, क्योंकि मॉरल वैल्यूज जो पहले नहीं सिखा सकते थे अब तो सिखाई जा सकती हैं। लेकिन वहाँ पर अगेन पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन इस वक्त ज़्यादा है, पेरेंट्स में एंग्जाइटी के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हैं और वो तभी सही हो सकते हैं जब उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो ये एक वो आप कह रहे हो ना विशियस साइकिल, तो फैमिली का एक बंदा डिस्टर्ब नहीं है, बच्चा डिस्टर्ब नहीं है, उसके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स के पार्ट पे एंग्जाइटी भी चल रही है, डिप्रेसिव थॉट्स भी चल रही हैं और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि अब हमें अगला स्टेप क्या लेना है, तो वो बच्चों में कन्वर्ट हो रही है। ये बिल्कुल मिस हिना, बिल्कुल जो बात आपने की है कि अगर हम सिर्फ एडोलेसेंट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर वो एंग्जाइटी है तो सिर्फ उनके अंदर पाई जा रही है, उनकी वजह से पूरी फैमिली इफेक्टेड है। मैं सबसे यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि जितने हमारे घर में बुजुर्ग पाए जाते हैं या वो लोग जो कि पूरी फैमिली का खर्चा उठाते हैं और वो काम करने के लिए जा रहे हैं, वो बाहर भी एक बड़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और घर में भी जब अपने बच्चों को परेशान देख रहे हैं, चाहे वो उनकी बहुत ज़्यादा होम बाउंड होने की वजह से है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से है, तो उनके अंदर भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं या वैसे उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। तो मिस सबशी, आप उनको क्या मैनेजमेंट रिकमेंड करेंगी? अच्छा, सबसे पहले हम बुज़ुर्गों की बात कर लेते हैं या पीपल हू स्टेइंग होम। एंग्जाइटी की जब हम बात करते हैं तो एंग्जाइटी जनरेट कहाँ से होती है? एंग्जाइटी जनरेट होती है फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लस एंग्जाइटी इज़ बेसिकली फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, एंड टू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आधी से ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे लगता है उन लोगों की हु स्टेइंग एट होम would disappear if they would start following a routine.
वो रूटीन को जब हम फॉलो करते हैं, जैसे हम पेशेंट्स को डेली एक्टिविटी चार्ट देते हैं, तो उसमें हमने बेसिकली करना क्या होता है, उनमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल इनकलकेट करनी होती है। उन्हें पता है कि उनके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ उनके कंट्रोल में हैं, अब उन्होंने ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैडम हिना ने भी कहा। सुबह से लेकर शाम तक का अब इस तरह आजकल यही है कि अच्छा कोई जल्दी नहीं है, कोई कहीं जाना नहीं है, आराम से उठेंगे, फिर आराम से काम शुरू करेंगे, फिर वो पूरा जो स्केड्यूल है वो अपसाइड डाउन हुआ है, जो कि एक सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल इनकलकेट करता है। एक तो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं हु स्टेइंग एट होम। उसके बाद पीपल हु आर गोइंग आउटसाइड एंड हु आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो जॉब्स पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब ये एक चीज़ है जो आ गई है, दिस इज़ अ सिचुएशन दैट इज़ देयर सिंस 3 मंथ्स और हमें नहीं पता कि ये कब तक चलेगी। एक बड़ा अच्छा मौका है हम ये बात सीख लें कि लाइफ इज़ अनसर्टन। जब सारा कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ सही था, चीज़ें स्मूथ चल रही थी, ज़िंदगी तब भी गैर यकीनी थी, ज़िंदगी अनसर्टन थी। अब हुआ क्या है कि हमें थोड़ा अपना पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अब जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है वो ज़रा ज़्यादा एक्सपोज हो गई है, वो ज़रा ज़्यादा शिद्दत से हमें हमारे मुंह पे आ रही है, हमारे सामने आ रही है। एक तो एक्सेप्टेंस सबसे पहले हमें अपने आप में लाने की ज़रूरत है कि जी अब ये हो गया, व्हाट नाउ, अब आगे क्या करना है। आई नो देयर आर पीपल, देयर आर 100,000 ऑफ पीपल हु हैव टू गो आउटसाइड द होम, उन्होंने जाना है। अब उसमें ये है कि जब एक्सेप्टेंस आती है ना तो एंजाइटी थोड़ी लोअर डाउन हो जाती है। जो भी हमें गवर्नमेंट ने बताए हैं या वैसे हम पढ़ते हैं जी या सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है। एक तो वो सारी एहतियातों पे अमल करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अपने जिसको कहते हैं ना बेसिकली एवरीथिंग यू थिंक इज़ नॉट ट्रू। हर हम जो बात सोच लेते हैं वो सच नहीं होती। बहुत सारी थॉट्स ऐसे होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा फोकस ना करें ऐसी परेशानी पैदा करने वाली सोचों पे। और एक रूटीन मैं सफशी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है इसमें, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ को पॉइंट आउट करूंगा। वो ये कि आपने ये बताया कि एंजाइटी को आप इस वक्त जो करंट माहौल है उसके अंदर आप अपना फोकस शिफ्ट कर दें और आप जो है वो अपनी एक रूटीन ऐसी बनाएं जिसमें आपको एंजाइटी वाली थॉट्स जो हैं वो जब आने लगे तो आप, जिस तरह सेना ने भी बताया कि आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि क्या आप थोड़ा सा इस चीज़ पे रोशनी डालेंगी कि क्योंकि कोविड-19 तो आया है, वो उसकी वजह से तो लोगों को एंजाइटी हो रही है, लेकिन इससे पहले भी लोगों को एंजाइटी थी जब ये नहीं था। इसका मतलब ये है कि उनकी एंजाइटी की वजह कोविड-19 नहीं था या जॉबलेस होना नहीं था, उनको पहले से ही एंजाइटी उनको थी। अब थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात करें कि ये जो एंजाइटी की बायोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन में, वो क्यों होता है ऐसे? क्या जेनेटिकली, क्या आपकी ब्लड के अंदर जो है वो आपको ट्रांसफर हो रही होती है, या आपको किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से हो जाती है, या किसी स्पेसिफिक सोच की वजह से हो जाती है, या कोई स्पेसिफिक आपकी रूटीन है जिसकी वजह से हो जाती है? उसके ऊपर अगर आप कुछ बताना पसंद करें। अच्छा, सो बेसिकली यू वांट मी टू कमेंट ऑन रीजंस ऑफ एंजाइटी, जी व्हाट कॉजेस एंजाइटी। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल चीजें हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। बायोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं जी, एंजाइटी रन्स इन द फैमिलीज, पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं। अब उसमें फिर वो नेचर और नर्चर डिबेट है कि पेरेंट्स से हम जेनेटिकली उसको इनहेरिट करते हैं या मॉडलिंग के थ्रू हम वो बिहेवियर सीखते हैं। अगर आपने सीखा एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपने देखा अपने घर में एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर के जो मदर हैं वो अगर फादर या भाई को आने में देर हो गई है तो मदर इज़ गेटिंग पैनिक, माँ बार बार फ़ोन कर रही हैं, बेचैन हो रही है, आया नहीं अभी तक, कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कुछ और ना हो गया हो, इस तरह वाली चीज़ें, तो आप वो चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद देर आर डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स, there are individual differences. There are people who are more vulnerable towards getting anxious. जैसे हम टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी, एक ब्रॉडर इसका पर्सपेक्टिव है, टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो टाइप ए वाले जो हैं वो ज़्यादा एंशियस हैं, ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, वो दिस इज़ द वे दे आर, दे आर बॉर्न विद दीज टेंडेंसीज कि दे गेट एंशियस इजीली, और वो बहुत ज़्यादा उनका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है, और पैल्पिटेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये वाली सारी चीज़ें, दे आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स डेवलपिंग दैट।
उसके बाद एंजाइटी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं उनके साथ कोमॉर्बिड कर सकती है। फिजिकल कंडीशंस की वजह से एंजाइटी हो सकती है, कोई इलनेसेस हैं, मेडिकल इलनेसेस हैं, दैट कैन कॉज एंजाइटी। प्लस आपके लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपकी सोशो कल्चरल थेरीज हैं, लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे जॉबलेसनेस है, जैसे कोई फेलियर है लाइफ में, जैसे सोशल एंजाइटी है, उसकी रीज़न कोई सोशल सिचुएशन में कोई आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट रीजंस जो कि इन अ कॉम्बिनेशन दैट मेक पर्सन वल्नरेबल टुवर्ड्स गेटिंग मोर एंशियस और डेवलपिंग इवन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सो नो वन रीजन। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मिस हिना, मेरा आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हम सबके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, जो कि अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा आपसे सवाल है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप कंटिन्यूअसली सेशंस ले रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा हो कि जब ये पेंडेमिक आया तो हर इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन थेरेपी सब सेशन स्टार्ट कर दिए। तो ऑब्वियसली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी एक इंसान है जो कि उन सारे फेजेस से गुजरता है, लेकिन स्टिल उसको, चूंकि उसको खुद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अबूर हासिल है, तो उसको पता है कि मैंने इससे कैसे बचना है। लेकिन फिर भी एक फेज होता है जब वो उसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब हम सेशंस ले रहे होते हैं तो हमारे लिए भी गाइडलाइंस हैं कि हमने भी सेशन कंपार्टमेंट के लिहाज से नहीं लेना। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं जब सेशंस ले रही होती हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट, क्योंकि मैंने क्लासेस भी लेनी है स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर क्लिनिक करना है तो मैं एटलीस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेशन से ज़्यादा ना लें, क्योंकि आप इतना 45 मिनट्स का आपका मोस्टली आपका एक सेशन होता है। आप 3 घंटे कंसेक्टिवली कर रहे हो कोई काम, तो आपका भी ब्रेन काम उसी तरह से कर रहा है, क्योंकि आपने, जब आपको क्लाइंट कुछ बता रहा है, आपका दिमाग उससे ज़्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि आपने उसके सारे सॉल्यूशंस का उसको चैनलाइज करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को हमने कब कब केटर करना है और उसको क्या सोल्यूशन। मेनली तो क्लाइंट ने ही सोल्यूशन निकालना होता है, आपने जस्ट उसको डायरेक्शन देनी होती है। तो वहाँ पर ये है कि मेरी तो रिक्वेस्ट सबसे ही होगी कि जो भी सेशंस लेते हैं वो भी अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। वो काम के साथ साथ अपने लिए भी एक हाफ एन आवर एटलीस्ट हाफ एन आवर एक रिलैक्सेशन का टाइम निकालें, जिसमें ना तो वो अपने आप को प्रोफेशनल समझें, ना तो वो किसी अपने आप को रोल में समझे, ना वो अपने आप को बेटी समझे, ना वो बहू समझे, कुछ ना समझे, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जस्ट लाइक अ पर्सन कि उसने अपने आप के लिए टाइम क्या निकालना है। आधा घंटा अपने लिए निकाल लें तो मेरा ख्याल में बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। तो अपनी हेल्थ साउंड होगी तो आप किसी और को हेल्प कर सकते हो आप, और वो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि जो प्रोफेशनल है सामने बैठा हुआ वो साउंड है या जस्ट वो बातें कर रहा है। और जब वो बातें कर रहा होता है तो आपके क्लाइंट में भी उतनी इफेक्टिविटी, उस रिजल्ट नहीं आते। तो अपनी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए कि अगर वो खुद अनइजीनेस फील कर रहे हैं या अपने आप को स्टेबल नहीं समझ रहे कि वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि सेशन लें, तो प्लीज़ वो ना लें। और मोस्टली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हमारी इस फील्ड में लोग हैं, वो करते हैं ऐसे, वो ब्रेक ले लेते हैं, वो अपने सेशंस डिलेड में कर देते हैं कि पहले हम बेहतर हो जाएं, क्योंकि आपको 1 दिन या 2 दिन रेस्ट लाजमी चाहिए होता है ताकि आप सामने वाले को हेल्प कर सको। और ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपकी प्रोफेशन की एक डिग्निटी भी है और ऑथेंटिसिटी भी है कि आप उसको हेल्प कर रहे हो और पॉजिटिव वे में कर रहे हो, क्योंकि क्लाइंट आपके पास ठीक होने आया, अपने कंडीशन को वर्स बनाने नहीं आया। तो अपनी हेल्थ का पहले ख्याल रखें, क्योंकि आपने दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच मिस सना। मेरा आपसे सवाल है कि आपने भी और मैं सफशी आया ने भी जो है वो बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एंजाइटी के जितने भी सिम्टम्स जो फिजियोलॉजिकल होते हैं और आपकी बॉडी पे शो होते हैं, वो नॉर्मली ये देखा गया है कि लोग उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको एंजाइटी की वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है, या आपको हार्ट में तकलीफ हो रही है, या आपको जो है वो नींद नहीं आ रही है, वो नींद की गोलियां खाते हैं, या आपको भूख नहीं लग रही है, आपका वेट लूज हो रहा है, आपकी शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, आपके जो हार्ट
ब्लड प्रेशर के लोग मरीज बन जाते हैं। तो एंजाइटी की वजह से जो सिम्टम्स जनरेट करती है आपकी बॉडी, लोग उसको ट्रीट करते रहते हैं और वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि ये सब जो है वो कोर इशू जो है वो इसका एंजाइटी है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इंसान ये पता चला सके या उसको पता चल जाए एक आम इंसान को कि जो मेरे इश्यूज हैं वो जनरेट हो रहे हैं एंजाइटी की वजह से? बिल्कुल, जब हमारे पास, क्योंकि देखें सम टाइम जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो कॉज भी होते हैं और दूसरा ये कि वो माइनर डिफरेंसेस के साथ बायोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। हमें मेडिकेशन की तरफ भी जाना पड़ता है, लाइक हमें साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना पड़ता है। और तो हम जब हमारे पास क्लाइंट आता है और हमें लग रहा होता है कि देयर इज़ अ बायोलॉजिकल इशू, यानी उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले हम उसे रेफर कर देते हैं कि काइंडली आप अपने ये वाले जो पर्टिकुलर टेस्ट हैं कोई भी प्रॉब्लम के साथ आपने क्या वो करवाए हुए हैं, अगर तो वो करवाए हुए हैं तो हम उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली डॉक्टर ने ऊपर लिखा होता है कि फाइन है या इसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इंटायरली बदल जाता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइपरटेंशन की जो हम उसे मैनेजमेंट देंगे, हमें पता है कि मेडिकेशन चल रही है। लेकिन अगर एक पर्सन के ऊपर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, तो हमारी मैनेजमेंट हमें पता है कि ज़्यादातर सारी टोटली साइकोलॉजिकल के ऊपर जाएगी, उसका मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं बिल्कुल भी कह सकते कि हम ये कहें कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमें सेफर साइड पे डॉक्टर के लिए उनको रिकमेंडेशन देनी पड़ती है कि जी आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, और जब वो कंसल्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उन्हें कह देते हैं कि हाँ जी अब आपका, वो खुद भी इंश्योर हो जाते हैं और हम लोग खुद भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ बायोलॉजिकल कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल्स हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वो समटाइम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी साइकोलॉजिकल है। तो आपने अपने आप को भी सेफ रखना है, आपने बेसिकली क्लाइंट को सेव करना है, उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल कहाँ है और बायोलॉजिकल कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। तो हम क्लाइंट को प्रमोट नहीं कर रहे होते कि जी ज़रूर टेस्ट करवाएं, लेकिन जहाँ आपको डाउट पड़े आप क्लाइंट को ज़रूर सजेस्ट करें कि जी एक दफ़ा स्क्रीनिंग करवा लें, ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए उनके लिए भी और हमारे लिए। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी मिस अफशी आप इसी सवाल का अगर हम आपका पर्सपेक्टिव जान सकें इस सवाल के बारे में तो वो क्या होगा? अच्छा, थैंक यू। द क्वेश्चन वाज कि हमें वेयर वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन that whether it's anxiety or whether these physiological symptoms are due to anxiety or they are just biological symptoms. Is it so? जी मैं इसको बिल्कुल। रिपीट कर देता हूँ। मैं सबसे क्वेश्चन बेसिकली ये था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी से। होता ये है नॉर्मली कि लोगों को फिजिकल सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। एक इंसान को एक फिजिकल सिम्टम शो हुआ कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है या उसकी भूख डिस्टर्ब हो गई है या उसके हार्ट जो है वो तेज़ पंप करना शुरू हो जाता है या उसको डिसफंक्शनल कोई भी पेट से रिलेटेड कोई बटरफ्लाइज फील होना शुरू हो जाती है एंजाइटी से की वजह से। अब होता ये है कि उसको तो नहीं पता कि मुझे एंजाइटी है, वो अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की बजाय वो अपनी फिजिकल जो बॉडी है उसको ट्रीट करना शुरू कर देता है। तो कौन सी ऐसी कोई ऐसी बात है जो अगर हम एक इंसान को बताएं, लोगों को बताएं, अपने व्यूअर्स को बताएं, तो वो ये समझ सकें कि ये जो प्रॉब्लम इनिशिएट हो रही है ये किस वजह से हो, ये मतलब एंजाइटी है इसके पीछे, कैसे पता चलेगा उन्हें कि एंजाइटी है? ओके, उन्हें पता चलेगा टेम्पोरल रिलेशनशिप से। Basically, we need to explore the temporal relationship between the symptoms and some stressor. For example, एक स्टूडेंट है, उसको हमेशा वाइवा से पहले या उसको हमेशा एग्जाम्स में उल्टियाँ लग जाती हैं, डायरिया हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो एक टाइम का रिलेशनशिप है कि स्ट्रेसर है और उसके बाद फिजियोलॉजिकल सिम्टम है। कोई खातून हैं जो कि हमें ये रिपोर्ट करती हैं कि उन्हें हेडेक स्टार्ट हो जाती है या उन्हें बहुत ज़्यादा उनका दिल तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है जब कोई घर में बात हो जाए या जब कोई लेट हो जाए या जब कोई परेशानी वाली बात हो जाए। सो आपके जब फिजिकल सिम्टम्स और किसी ना किसी स्ट्रेसर में जब कोई टेम्पोरल रिलेशनशिप होगा कि फिजिकल सिम्टम तभी ट्रिगर हो रही है जब कोई परेशानी है, जब कोई खौफ है, जब कोई एक क्लियर कट रीज़न है।
सो वहाँ पर फिर इसका मतलब है कि वी नीड टू चेक कि अच्छा ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ये किसी परेशानी की वजह से ट्रिगर हो रही हैं, तो शायद द प्रॉब्लम इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल रादर देन फिजियोलॉजिकल। और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब एक बात और, मतलब द फिजिकल सिम्टम्स आर वेरी मच देयर, दे नीड टू बी ट्रीटेड। ऐसा नहीं है कि हम वो जो डायरिया या वो जो वॉमिटिंग हो रही है एंजाइटी की वजह से हो रही है उसको भी दवाई चाहिए, क्योंकि हम पहले फिजिकल सिम्टम्स को सेटल डाउन करेंगे। जैसे मैडम हिना ने कहा कि हम कोई टेस्ट कराएंगे या साइकेट्रिस्ट को रेफर करेंगे, वो फिजिकल सिम्टम्स डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से वो सेटल डाउन होंगी, फिर हम जाएंगे रूट कॉज पे। जैसे आई सॉ अ पेशेंट जो कि शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बड़ी परफेक्शनिस्ट थी और बड़े हाई फाई मार्क्स उसके 9th में, 10th के पेपर थे और शी वाज लाइक उसका नोजिया, उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। तो मुझे याद है बैक टू बैक हमने सेशंस लिए, एग्जाम से एक दिन पहले एक्सटेंसिव सेशन होता था और वो जाके पेपर दे के आती थी। सो समहाउ शी आइडेंटिफाइड कि अच्छा उसका स्ट्रेसर है जो कि उसकी फिजिकल सिम्टम्स को ट्रिगर करता है, तो वो वॉमिटिंग रोकने वाली दवाइयाँ भी ले रही थी। और उसके बाद वंस शी गॉट डन विद हर एग्जाम्स, हमने उसके थॉट पैटर्न्स पे काम किया, हमने उसके जो भी कॉग्निटिव एरर्स थे, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग की, और ताकि वो जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो ना आए एंड द पर्सन वुड बी एबल टू मैनेज एंजाइटी या जो भी आपका साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। सो टेम्पोरल रिलेशनशिप, एक अगर हम कहें ना कि कोई रूल ऑफ द थंब है, तो वो टेम्पोरल रिलेशनशिप है। देयर वुड बी अ टाइम वाला रिलेशनशिप बिटवीन सिम्टम्स एंड द स्ट्रेसर, वहाँ से लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मिस अफशी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो बेसिकली या तो हम उसके ट्रिगरिंग इवेंट को देख सकते हैं, या तो इससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि उसको कोई डिसफंक्शनल थॉट आ रही है या नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस हिना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग अगर कोई भी सिम्टम महसूस करते हैं, स्पेशली अगर उनको ये ट्रिगर हो जाता है, उनको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है, जैसा कि आप जब क्लिनिक करती होंगी आपको आइडिया होगा, अगर किसी को डिप्रेशन का पता चल गया है तो बेशक वो ओसीडी के साथ आया तो वो कहेगा कि जब मैं बार बार हाथ धोता हूँ ना तो मैं बड़ा डिप्रेस होता हूँ, तो वो फिर आपको समझ आती है कि नहीं एक्चुअली इसको अवेयरनेस यहाँ तक थी। तो इस तरह कुछ लोगों को साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल नॉलेज ज़रूर होता है, लेकिन एक लिमिट तक होता है, और वो उसकी बगैर किसी जांच पड़ताल के या बगैर किसी डॉक्टर से पूछे वो मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप उसके नुकसानात के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर आदत सबको है कि अगर उनको कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो फ़ौरन से पहले गूगल ज़रूर करते हैं। और गूगल पे आपको पता है हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है, ऑथेंटिक भी है, अनऑथेंटिक भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक ले पर्सन के लिए उसको रूल आउट करना कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। और मोस्टली जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर मैं क्योंकि वही लोग आते हैं आपके पास मोस्टली एकदम से जो थोड़ा-सा अवेयर हों और जिन्होंने सर्च भी किया होता है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है और मुझे कोई साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, आधी गलत होती है। और मोस्टली पैनिक के केस में या ओसीडी के केस में थोड़े सिम्पटम आसान है रूल आउट करना और लोग कर लेते हैं और वहाँ पर वो मेडिकेशन सेल्फ स्टार्ट कर देते हैं, ईदर सेल्फ मेडिकेशन या जर्नल फिजिशियन के पास। बहुत कम लोग हैं जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो वहाँ तक जब तक हमारे पास पहुँचते हैं ना, वो तकरीबन 1-2 महीने गुजर चुके होते हैं, वो मेडिसिन ले चुके होते हैं और वो कंडीशन वर्स हो चुकी होती है। और फिर उनका ये क्योंकि जब आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है तो हम एकदम से मेडिकेशन तो ख़त्म नहीं करवा सकते, और ना बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम तो मेडिकेशन पे कोई कमेंट भी नहीं दे सकते। हमें साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करना पड़ता है और डॉक्टर के पास ही रेफ़र करना पड़ता है कि काइंडली उनको ये बताएं कि मैंने सेशन स्टार्ट करनी है लेना और अब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। और उनको ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि एकदम से मेडिसिन मत छोड़िएगा, वो इसलिए क्योंकि उसका आपके ऊपर वर्स इफ़ेक्ट आएगा। आपकी कंडीशन बेहतर होने की बजाय वो गलत कंडीशन दोबारा उससे स्टार्ट हो जाएगी। तो उनको हमें टेपरिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जब मेडिसिन ले चुके हैं तो ऑटोमेटिकली, और उनको ज़रूरत ही नहीं होती मेडिसिन की, लेकिन उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी होती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उसको ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी करने में, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स खत्म होंगे तो उन्हें थोड़ा-सा हमारी बात समझ आएगी। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है कि जिसको कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली ऑथेंटिक रिसोर्स के पास जाएँ, ईदर डॉक्टर या प्रोफेशनल किसी के पास,
ताकि वो प्रॉपर हेल्प मिल सके। अर्ली इंटरवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए है कि जितना अर्ली इंटरवेंशन में आप चले जाते हो आपकी रिकवरी उतनी ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस सना। मिस अफशी, मेरे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टीनेजर्स और एडोलेसेंस से रिलेटेड। देखिए, रिसर्चेस शो करती हैं कि जो एंजाइटी प्रोन एज है वो एक एडोलेसेंस की एज होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आप जो है वो कभी ऐसा बहुत कम ऐसा देखेंगे किसी 40 इयर्स के एज के बंदे ने सिगरेट पीना शुरू कर दी हो। तो एडोलेसेंस की एज होती है जिसके अंदर एंजाइटी का जब अटैक होता है तो एडोलेसेंस और जो टीनेजर्स होते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में जो उनको चीज़ समझ आती है और जो उनके इख्तियार में होता है वो करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से उनको स्मोकिंग जैसी आदत या ड्रग्स लेने वाली आदत या इस तरह की आदत जो कि आगे जाके बहुत बिगाड़ पैदा करती है उनकी पर्सनालिटी में, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एडोलेसेंस में एज में जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए, पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल हमारा जब 80s और 70s का ले लें तो वो तो बड़ा एक हार्ड कोर स्टाइल था, जिसके अंदर जो है वो पेरेंट्स मारा भी करते थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल्स में भी होती थी, और इनको एक समझा जाता था कि जब तक रगड़ा नहीं मिलेगा तब तक बच्चा तैयार नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे 90s में या 2000s में पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाते, उनके लिए रगड़ा सिस्टम भी नहीं काम कर रहा, उनको जो है वो क्योंकि और जो पेरेंट्स है, जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो फॉलो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, वही पेरेंटिंग स्टाइल जब वो आजकल के बच्चों पे अप्लाई करते हैं तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, और इसी वजह से जो है वो बहुत अर्ली एज के अंदर एंजाइटी की जो है ना वो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? अच्छा हसन, आपने कहा कि प्रॉब्लम्स आते हैं डिफरेंट किस्म के एडोलेसेंट्स को, जिसके बाद दे आर अनएबल टू कोप विद एंजाइटी और द प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वो डिफरेंट जो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अब मैं पेरेंटिंग पे आती हूँ, पहले ज़रा मैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर लूँ। कोपिंग स्ट्रैटेजीज हमें बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, और हमें बच्चों को कोपिंग स्ट्रैटेजीज या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू कोप अप और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू डाइवर्ट और चैनलाइज देयर एनर्जीज, वो हमें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब आजकल के टीनेजर क्या है जी, उनको हमने स्मार्टफोन ले दिए हैं, उनको हमने लैपटॉप्स ले दिए हैं, उनको हमने टेबलेट्स ले दिए हैं, और उसी पर उन्होंने उनका पूरा वो जो एक लाइफ सर्कल है वो रिवॉल्व कर रहा है। हमें थोड़ा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ और, कि बच्चों को पता चले कि अच्छा, एंड बच्चों को थोड़ा एजुकेट करने की भी ज़रूरत है हाउ टू कोप विद द प्रॉब्लम्स। अगर कोई हिंड्रेंस आती है, एक तो एडोलेसेंट में देयर इज़ दिस रश ऑफ हार्मोन्स, जैसे मैडम हिना ने भी पहले बात की कि अभी आई वांट दिस एंड आई वांट दिस नाउ, इम्पल्सिविटी में हाई हैं, एडोलेसेंट एज ऐसा है। उसके बाद एंजाइटी भी आ गई एंड दे डोंट नो हाउ टू कोप। तो हमें कुछ कोपिंग के लिए स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बच्चों को उनकी तरफ एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि सिगरेट पीना, ड्रग्स करना या रेकलेस किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व होना इज़ नॉट द सोल्यूशन। दीज आर सोल्यूशंस जिनको कि हम ऑप्ट कर सकते हैं व्हेन वी फेस सम प्रॉब्लम। अब इसमें आता है पेरेंट्स का रोल, पेरेंटिंग का रोल, जो कि अगेन आपने बड़ा सही कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो पुराना वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है उस पर पेरेंटिंग कर रहे हैं, जैसे उनके पेरेंट्स ने उनकी पेरेंटिंग। जी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बच्चों के साथ मुझे लगता है कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट और डिस्कशन वाला इन्वायरमेंट, वो जो हम जिसको अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं, कि एक बच्चों के साथ वी नीड टू डिस्कस थिंग्स एंड वी नीड टू मेक देम ओपन अप इन फ्रंट ऑफ अस, रादर देन कि बच्चे बाहर, जैसे एडोलेसेंट एज में हमारे जो बेस्ट काउंसलर्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो कि हमारे जितने होते हैं। अब हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जिन्होंने हमें बताना है कि प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, वो हमारे एज फेलोज हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने हैं, और उन्होंने हमारे जितनी दुनिया देखी है। सो बेसिकली बच्चों का और पेरेंट्स का रिलेशनशिप इतना ओपन होना चाहिए कि बच्चे जाके चीज़ें पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। फियर उसमें ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि हमारी सोसाइटी में ना वो हम ऑल और नन पे चल रहे हैं। या तो पेरेंट्स ने बहुत ही बच्चों को फ्रीडम दे दी है, जिसमें कोई रिस्पेक्ट वाली लाइन जो है ना, हम असर्टिवनेस के नाम पे आराम से क्रॉस कर जाते हैं। बच्चे असर्टिवनेस से बदतमीजी पे कब मूव करते हैं पता नहीं चलता।
या पेरेंट्स वो शदीद वाला अथॉरिटेटिव स्टाइल 70s वाला 80s वाला उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वी नीड टू फाइंड सम ग्रे एरिया इन पेरेंटिंग इज वेल, जिसमें ठीक है। एक रिस्पेक्ट भी हो, पेरेंट्स का एक अथॉरिटी भी हो, और बच्चा द चाइल्ड शुड बी एबल टू डिस्कस ओपनली हिज और हर प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स। तो मुझे लगता है कि फिर कुछ हमारे बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी कोपिंग जो है उसको अडॉप्ट कर सकेंगे और उनकी तरफ जा सकेंगे, और उन्हें पता होगा कि अच्छा एंजाइटीज को हैंडल कैसे करना है पॉजिटिवली। बिल्कुल ठीक कहा सर, आपने। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जी जी जैसे मिस अफशी ने कहा कि जो पुराने पेरेंट्स वाला स्टाइल चल रहा है और उन्होंने हेल्दी स्टाइल के ऊपर कहा कि उनको डिस्कस करना है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि जो पुराने वाला स्टाइल था उसमें ये था कि जो बात बता दी है वो आगे उनके बच्चों ने उसको एज इट इज़ फॉलो कर लिया, उन्होंने उसको क्वेश्चन या रेज नहीं किया। अब वाले बच्चे जो है ना वो आगे से लॉजिक मांग रहे होते हैं कि जी ये करना है तो वाई। अब वो जो वाई वाला सवाल है ना वो उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से किया नहीं था। इनसे जी। जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं हमने किया नहीं था और ये अब कर रहे हैं तो वाई। उनके जहन में भी आता है वाई, ये बच्चे हमसे 2 हाथ आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जनरेशन जो गैप है या जो एडवांसमेंट है उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने आप को मूव करने की ज़रूरत है कि वो जो इंक्वायर है बच्चे का, और अगर आप उसको आंसर नहीं दे रहे बच्चे को तो उसकी तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। उसने आपसे नहीं पूछना हो तो उसने बाहर वालों से पूछ लेना है, इन्फॉर्मेशन उसने ले लेनी है। लेकिन इन्फॉर्मेशन उसके पास जो बाहर वालों से आएगी वो आएगी गलत, यानी डिस्टॉर्टेड आएगी। उसके पास हाफ आएगी, हाफ नहीं आएगी। उसने हाफ स्टोरी खुद डेवलप कर लेनी है। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चा आपसे इन आंसर मांग रहा है उसको प्रॉपर सेटिस्फाई तरीके करें कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ना कि उसको वहीं पर स्नब कर दें, क्योंकि स्नब करने से ही प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। फिर अंदर ही अंदर चल रहा है वो उसके कि जी मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया आंसर। और वो सारी जनरेशन हमारी यूथ यही प्रॉब्लम में फेस कर रही है। थैंक यू सो मच मिस हिना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं मिस हिना से एक सवाल यहाँ पर मज़ीद पूछना चाहूँगी। इसी बात को बढ़ाते हुए मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर हम एज रिस्ट्रिक्शन के बगैर इसके बारे में बात करें, अगर एक इंसान को फ़ील होता है कि मैं अनहेल्दी एंग्जायटी डेवलप करने जा रहा हूँ या ऐसे चांसेस हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ये सिम्पटम्स आ रहे हैं और मैं इसको ज़्यादा वर्सन कर सकता हूँ, तो आप उस सिचुएशन में क्या रिकमेंड करती हैं? ऐसी क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ है जिनको फॉलो करें तो वो मज़ीद उसको बदतर होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो ये है कि जिस पर्सन को थोड़ी सी इंसाइट आ जाती है, इंसाइट का मतलब है कि उसको अपने सिम्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ जी मुझे प्रॉब्लम है और मे बी मेरी ये वर्स कंडीशन चली जाए, तो वो मोस्टली तो किसी प्रोफेशनल को वो कांटेक्ट कर लेता है। अगर वो प्रोफेशनल को कांटेक्ट नहीं करता तो वो अपने पैटर्न्स को सीधा करने की स्टार्ट कर देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने थॉट पैटर्न को भी खुद से रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं कि मे बी उसने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कर ली है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप उसमें पॉजिटिव भी रखते हो, नेगेटिव भी रखते हो कि मैंने अपने आप को ठीक कैसे करना है। लेकिन वो इसमें अपने आप की बेहतरी के लिए ये सोचता है कि हाँ अगर मैंने कहीं फ्लेक्सिबल होना है तो किस किस पॉइंट पर मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ। तो वो यहाँ पर आइडेंटिफाई ये कोपिंग स्ट्रैटेजी करना स्टार्ट कर देता है। ये कोपिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं होगी, ये बेसिकली वो अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाता है, खुद से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा होता है जो कि एक प्रोफेशनल ही करता है। तो यहाँ पर बहुत, लेकिन ये वाली लॉट बहुत कम होती है जो कि आइडेंटिफाई खुद से अपने पैरामीटर्स को ठीक करके अपने आप को रूटीन की साइड पे ले आए। लेकिन लोग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो भी वो किसी प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट कर लेते हैं ताकि जो उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑप्ट की है ये सही स्ट्रैटेजी है। और अगर उनको पता चल जाता है कि जी सही स्ट्रैटेजी है तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए हेल्दी साइड पे चले जाते हैं, उनका चांस ऑफ प्रॉब्लमेटिक होना वो बहुत कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मिस हिना आपके इस जवाब का। मिस अफशी आपसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे माशरे में आपने देखा है कि आजकल का जो माहौल है इसमें जब बच्चे एंजाइटी या उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर डेवलप कर लेते हैं या वो डिसफंक्शन हो थॉट्स को परसीव करते हैं, उसकी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल से मुराद कि वो कोई काम ही नहीं कर पाते या उनसे हो नहीं पाता। और इसमें अगर होती हैं लड़कियां, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मेटाइज किया गया है इस चीज़ को कि भाई आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड ना तो किसी से कंसल्ट करना है, ना ही आपने उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन लेनी है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक और स्टिग्मा है
कि भाई अगर आपने लेनी शुरू कर दी तो फिर आपको इसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपकी शादी नहीं हो सकेगी, और कुछ तो साइड इफेक्ट यकीनन उसके होते ही हैं, आपकी औलाद में भी ट्रांसफर होते हैं, यकीनन उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन उसको रोक के रखना पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो भी मजबूर हैं ऑब्वियसली, वो भी ये चाहते हैं कि हम इसकी शादी जो है वो कर दें और फिर बाद में देखी जाएगी कि क्या होता है, जितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं करें। एक तो सवाल ये है कि जो लोग अपनी एंजाइटी को नॉन फंक्शनल होने के बावजूद रोक के बैठे हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थेरेपी की सूरत में या मेडिसिन की सूरत में, उनको आप क्या मशवरा देंगी? और वो लोग जो शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट और फिर उसको अब्यूज करते हैं, यानी कि वो हर छोटी बात के ऊपर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेदरेग और इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है मेडिसिन के ऊपर। तो इन दोनों को आप दोनों केसेस में क्या मशवरा आप देती हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। अच्छा, पहला जो सिनेरियो है कि एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिसफंक्शनल हद तक एंजाइटी है, एंड पीपल आर नॉट कंसल्टिंग एनीवन, पीपल आर नॉट सीकिंग हेल्प। मैं उनको यही मशवरा दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, डू सीक हेल्प, टॉक टू समवन। इवन आप अगेन अब हमारे पास कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें शायद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का नहीं पता होगा, साइकेट्रिस्ट का नहीं पता होगा। पीपल गो टू जीपी, जनरल फिजिशियन के पास लोग चले जाते हैं, नींद की गोलियां या इस किस्म की कोई रिलैक्सेंट्स उनको जीपीस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, अवेयरनेस भी है, और सिर्फ इस वजह से कि कोई टैबू है, कोई स्टिग्मा है उसके साथ अटैच, तो इसमें तो यही मैं कह सकती हूँ कि इसको बदलें, इस सोच को बदलें। देखिए, जैसे जिस्मानी बीमारियाँ, हमें बुखार चढ़ता है तो उसमें तो कोई टैबू नहीं है, पैनाडोल पे पैनाडोल हम भांग रहे होते हैं। हेडेक है, कोई और जिस्मानी बीमारी है, इसी तरह नफ्सियाती बीमारियाँ, जिस तरह हमारा जिस्म बीमार हो सकता है, हमारा जहन भी बीमार हो सकता है। बड़े कोई वायरसेस आ जाते हैं, कोई बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जर्म्स की वजह से कोई बीमारियाँ आ जाती हैं, वैसे कोई लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, हमारे जिस्म की तरह हमारा जहन भी बीमार हो सकता है। जिस्म बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। जहन बीमार होता है तो वी नीड टू टॉक टू समवन, हमें किसी से बात करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक दफ़ा बुखार चढ़ जाता है या टाइफाइड हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो हम पे कोई ठप्पा नहीं लग जाता पूरी ज़िंदगी के लिए कि हमें फलाने साल में टाइफाइड हुआ था या मलेरिया हुआ था या बुखार चढ़ा था। सो वाई वी आर अफ्रेड ऑफ दिस स्टिग्मा और दिस ठप्पा कि फलाने साल में डिप्रेशन हुआ था या एंजाइटी हुई थी, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। हम सब ज़िंदगी में डिप्रेस्ड होते हैं, हम सब उदास होते हैं, हम सब रोते हैं, हम सब परेशान होते हैं, हम सबको एंजाइटी होती है। किसी को थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कि थोड़ा डिसफंक्शन आने लग जाता है। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप जाके किसी से बात कर लें, अगर आप दवाई खा लें, अगर आप थेरेप्यूटिक सेशंस ले लें, बल्कि ये अच्छी बात है, ये बेहतर बात है। सेशन आप किसी के पास ना जाके, हेल्प ना लेके, आपने जो उस बात को पूरी ज़िंदगी पे फैलाना है और पूरी ज़िंदगी ख़राब करनी है या ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ख़राब करना है, उससे बेहतर है कि 4-6 महीने थेरेपी ले लें, किसी से बात कर लें और इस प्रॉब्लम को फिक्स करें और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है उसको बसर करें। दूसरा सवाल का हिस्सा ये था कि अच्छा, अब ये दूसरी एक्सट्रीम है। अगेन एक एक्सट्रीम ये है कि प्रॉब्लम इज़ देयर एंड प्रॉब्लम इज़ वेरी मच देयर एंड वी नॉट कंसल्टिंग एनीवन। अब दूसरी एक्सट्रीम ये है कि प्रॉब्लम है, कंसल्ट भी कर लिया, और अब हो ये रहा है कि उसको दवाई का अब्यूज़ हो रहा है। थेरेपी का अब्यूज़ मुझे लगता है नहीं होता, दवाई का अब्यूज़ होता है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो गोली ओरिएंटेड अप्रोच है। मुझे कोई कहे कि मैं पूरा 1 महीना दिन में एक दफ़ा आधा घंटा लगा के 16 PMR करूँ, रिलैक्सेशन करूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं ज़ैनेक्स खा लूँगी। सो हमारी जो एक अप्रोच है वो गोली ओरिएंटेड, टेबलेट ओरिएंटेड अप्रोच है। सो अगेन ऐसे लोगों को भी एजुकेट ही किया जा सकता है कि थोड़ा ठीक है, आसान रास्ता है जी, नींद की दवाई खा के आप सोगे रादर देन कि आपने कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की या मेडिटेट किया। लेकिन चुन ले मुश्किल रास्ता, कोई बात नहीं, आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। आप जब दवाई को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खाते हैं, दवाई की शायद आपको ज़रूरत नहीं है, आपको आदत बन जाती है, तो आप खुद को एक अगेन किसी लत में मुब्तला कर रहे हैं, किसी एडिक्शन में मुब्तला कर रहे हैं। और अगेन वो जो एडिक्शन है दैट वो अनहेल्दी है, वो गैर सेहतमंद है। आपको उस पे दवाई के बगैर कुछ
सीखें, कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी सीखें कि आप बगैर दवाई पे डिपेंडेंट हुए ज़िंदा रह सकें, फंक्शनिंग कर सकें। सो बेसिकली चॉइस है आपकी, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, इट्स अबाउट मेकिंग अ चॉइस। सो हम सबको ये हेल्दी वाली जो चॉइस है उसको मेक करना चाहिए। वी शुड मेक दैट हेल्दी चॉइस, वी शुड टेक दैट हेल्दी ऑप्शन कि अगर डिप्रेशन है तो हमने अब सारी उम्र एंटी डिप्रेसेंट नहीं खानी, हमें अपनी सोचों को बदलने की ज़रूरत है ताकि हमारा मूड जो है वो बगैर दवाई के बेहतर हो, क्योंकि सोचों को बदलने वाली कोई दवाई नहीं बनी। आप जिस्मानी कैफियत को शायद बदल सकते हैं दवाई के थ्रू, वो भी थोड़े टाइम के लिए, फिर टॉलरेंस डेवलप होती चली जाती है। जी सोचों बिल्कुल। में प्रॉब्लम में नहीं बदलेंगी सोचें किसी दवाई से, सो उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लें। अगेन आपकी ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाएगी, चीज़ें बाय द एंड ऑफ द डे बेहतर हो जाती हैं। तो फिर ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि ये जो हेल्दी वाली चॉइस है ना उसको ऑप्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर हम इसको आम ज़िंदगी में ऐसे देखें, आप किसी को देखें अगर वो ओबीस है और उसको कहें आप वेट लॉस करें, तो वो शॉर्ट टर्म एक प्लान फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम कोई गोली मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए जिससे हम पतले हो जाएँ, लेकिन हमें एक्सरसाइज़ेज़ ना करनी पड़े, हमें एक पूरा प्लान ना फ़ॉलो करना पड़े, हमें डेली वॉक ना करनी पड़े। बिल्कुल ये इसी तरह जब थेरेपी में, और ये ज़्यादा हेल्दी है, अगर आप इस तरीके से करेंगे आपको रीगेन नहीं होगा। इसी तरह से जब आप थेरेपी लेंगे, उसमें आपको दोबारा से रिलैप्स के चांसेस कम है, ज़्यादा क्योंकि हेल्दी आपको है और समझ आ लॉन्ग टर्म जाएगी कि है। आपने उसको कोप कैसे करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिथेना, मेरा यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि अगर हम अपने इस पूरे सेशन को सम अप करें, और मैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं और आप एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको पूरा सम अप करके अगर हम कुछ जुमलों में एक बहुत फ़ायदेमंद बात करना चाहें, तो वो आपके मुताबिक क्या होगी? बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि इतनी अच्छी डिस्कशन हुई और आप लोगों ने सारा ही डिटेल से डिस्कस कर लिया, सिम्टम्स भी बता दिए, देन उसके पॉसिबल जो हमारे रीजंस होते हैं वो भी डिस्कस हो गए, और उसके मैनेजमेंट पे भी हम लोगों ने बात कर ली। अगर सम अप की बात करते हैं तो यहाँ पर ये है कि जी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है और किसी को भी कोई कुछ फील होता है, तो इट डजंट मीन कि आप उसके साथ उसको डिस्कस ना करें, आप बल्कि डिस्कस करें, और डिस्कस करने से बुरा नहीं होता, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है। लेकिन डिस्कस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप किससे कर रहे हो, आप प्रोफेशनल से करो ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। अभी हसन ने बात की कि स्टिग्मा की बात है, बिल्कुल ऐसा है, और स्टिग्मा वहीं पर बन जाता है जब आप गलत सोर्स के पास जाते हो और वहाँ से सोच रहे होते हो कि हमें यहाँ से आंसर मिलेगा। तो सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट हमें ये करनी है कि जो हमारे प्रॉब्लम है, हमेशा हम ये कहते हैं कोई भी सवाल स्टूपिड सवाल नहीं होता, सवाल हमेशा वैलिड होता है, और आपने उसका आंसर आपको चाहिए। आप एक ऑथेंटिक सोर्स के पास जाएं, एक प्रोफेशनल के पास जाएं, इधर वो प्रोफेशनल डॉक्टर है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आप उसको अपना प्रॉब्लम बयान करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप एक सेकंड ओपिनियन ले लें। लेकिन ऐसा मत करें कि मुझे डिस्कस नहीं करना। डिस्कस करने से ही आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, और जितनी जल्दी आप डिस्कस कर लेंगे उतनी जल्दी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, डिस्कस एंड गेट योर सोल्यूशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। हमारी बात अभी तो एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे अभी शुरू हुई है, और आई एम श्योर कि हम अगर इस डिस्कशन को ऑन रखें तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैं स्टिमुलेंट्स को यूज़ करने पे, एंटी डिप्रेसेंट्स को यूज़ करने पे, हेलोसिनोजेंस हो गए, हमारे पेन किलर्स हो गए, इसकी भी एडिक्शन क्रिएट हो जाती है एंजाइटी में ही, और इसको कोप करते करते लोग इस तरह के इस्तेमाल में चले जाते हैं। तो ड्रग्स की भी डिस्कशन पे हम जा सकते थे, ट्रीटमेंट प्लान पे भी हम बात कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम दोबारा से इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इसको इस लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे कि एक आम इंसान ये आइडेंटिफाई कर सके कि एंजाइटी में और आम बायोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या फ़र्क है, और जब उसे ये पता चल जाए कि ये एंजाइटी ही है, तो वो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए पहले स्टेप के ऊपर ही जो है वो उस पर काम शुरू कर दे, रादर देन कि वो वेट करे और फिर वो सिम्टम्स बिगड़ जाएं और वो इतना नॉर्मल होके अपने सिम्टम्स का इलाज जो है वो ना करवा सके। तो फॉर टुडेज सेशन मैं आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने वक्त निकाला अपने मसरूफ टाइम में से, और हम लोगों के साथ आपने जो है वो बातचीत की।
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, और इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, और डिस्कशन हमेशा टू वे होती है, और आई होप कि लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू मिस हिना। मिस अफशी जा चुकी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त में से हमें इतना ज़्यादा वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।